बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संधि। हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है संधि। और जानते हैं संधि के विषय में, संधि क्या होता है और उसके टाइप्स वगैरह सब जान लेते हैं आज एग्जाम्पल सहित। और देखते हैं सबसे पहले संधि। संधि का मतलब होता है मेल करना। क्या करना? मेल करना, मिलाना। संधि का मतलब होता है मेल। शाब्दिक अर्थ हमसे पूछा जाए, मेल क्या है? एक शाब्दिक अर्थ है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मतलब संधि शब्द का अर्थ है शाब्दिक अर्थ। बोलेंगे शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल करना या मिलाना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। समधनधि, समधनधि मतलब समान रूप से धारण करने वाला। सम मतलब समान। अगर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा का, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, देखिएगा इसका विलोम ये जान लीजिए। विलोम होता है इसका विग्रह या विच्छेद। विग्रह या विच्छेद, इसका विलोम होता है। विग्रह करना या विच्छेद करना। अगर बात करेंगे परिभाषा की, तो परिभाषा इसका नोट कर लीजिए। दो वर्णों के मेल से, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग संधि पढ़े हैं, संधि में क्या होता है कि दो वर्णों को मिलाया जाता है और उस मिलाने से जो विकार यानी परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि। हाँ, विकार का मतलब समझ लीजिए एक तरह से परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। यानी कि जब दो वर्णों को पास लाते हैं तो कोई ना कोई परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकार। क्या कहते हैं? विकार। तो कोई ना कोई विकार, कोई परिवर्तन उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ओके। अच्छा, लोग सुने हैं कि बहुत सारे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? आपस में युद्ध लड़ा करते थे। जब युद्ध का निर्णय नहीं हो पाता था तो दोनों आपस में क्या करते थे? समझौता है, उसे संधि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संधि। तो उस संधि क्या होता था? कुछ नियम और शर्तों पर होता था ना। ऐसे ही तो कोई संधि करेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो कहता चार बात तुम मेरा मान लो और तुम्हारा भी मैं दो बात मान लेता हूँ। इस तरह से संधि कर लेते थे, है ना। वही काम यहाँ भी करना है। कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उसी के आधार पर वर्णों को पास लाया जाता है और पास लाने से एक नए शब्द की रचना होती है। तो वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हाँ, अब इसका हम क्या करते हैं? विच्छेद भी करते हैं। तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। हाँ, विच्छेद। यानी संधि पहले से अगर हुआ है और उसको हमें क्या करना है? अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। जिसे हम बोलते हैं संधि विच्छेद। ये जो बीच में चिन्ह लगा है डैश, हम लोग बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इस बात को याद रखेंगे। दो के नीचे ये लगा है जो तिरछी रेखा, इसको हलंत बोलते हैं। जहां लगा वहां पे वर्ण क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर रहित। यानी कि समझिए उसमें स्वर नहीं है। उसमें स्वर, जिस भी अक्षर में से क में लगा दिए क्या? हलंत, तो समझिए इसमें स्वर नहीं है। और तभी ये क्या है? ये मूल ध्वनि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूल ध्वनि। यानी कि ये हाफ लेटर हो जाता है केवल। और इसमें जैसे हम स्वर मिला देते हैं, इसे मिला दिया हमने क, तो क्या बन गया? क। तो ये पूर्ण ध्वनि हो गया, ये वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। इसे वर्ड कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब आप समझेंगे इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हलंत। और ये योजक चिन्ह है, इसको बात को ध्यान रखेंगे। तो संधि विच्छेद क्या कहेंगे? संधि विच्छेद को, अगर कोई मेल हुआ है तो उस मेल को अलग कर दीजिए। दो पद है, दोनों पदों को क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए। पद सार्थक होना चाहिए, भी बात ध्यान रखना है कि जो हम पद अलग कर रहे हैं वह सार्थक हो, शुद्ध हो, सही हो ना। तो पदों को अलग करना है। लिखिए, पदों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है।
जैसे हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए विद्यालय। क्या लिख दिए? विद्यालय। विद्यालय में देखिए हम अगर चाहें इसको अलग करने के लिए तो विद्या लय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विद्या प्लस लय। तो चलो पद तो ये भी हो गया अलग अलग, तो लेकिन क्या ये संधि है? ये संधि जो है इन दोनों का है, तो करके विद्यालय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो है अलग करना गलत है, ये संधि विच्छेद भी गलत है। हाँ, तो विच्छेद अगर हमको करना है तो सार्थक करना है कि उस दोनों का कोई क्या निकले? अर्थ निकले। बस समझ रहे हैं? जब तक शुद्ध अर्थ नहीं निकलेगा समझिए संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। यानी कि दोनों का अर्थ आना चाहिए। विद्या का तो अर्थ निकल जा रहा है लय, तो लय सुरता लय, तो इसका यहाँ कोई मतलब है नहीं। विद्यालय तो होता है विद्या का घर। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को संधि सीखते समय, ठीक है। और इसके टाइप्स की अगर बात कर लेते हैं, प्रकार की, अगर इसके हम भेद जान लेते हैं, भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि, और एक होता है व्यंजन संधि, हाँ, और एक होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां हिंदी में होते हैं। अब देखिए इस स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो भी जान लीजिए। स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन? सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, हाँ, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, हाँ, फिर यड़ संधि, फिर अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। तो ये हो गया जो है कि स्वर के भेद। यहाँ पे क्या होता है? स्वरों का मेल होता है, मतलब 2 स्वरों को एक पास लाया जाता है। तो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि, व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि। अब कहेंगे विसर्गों के मेल से होता है ना, विसर्ग के मेल से केवल नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? स्वर प्लस व्यंजन, या तो स्वर विसर्ग से मिलेगा या तो व्यंजन विसर्ग से मिलेगा, तो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। ओके, चलिए, तो हमने जाना स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी जब 2 स्वर को साथ साथ लाएंगे, मिलाएंगे, तो हमें जो विकार उत्पन्न होगा स्वर संधि होगा। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। 5 हैं स्वर के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले क्या देखते हैं? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो 2 समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। लिख लीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं? 2 समान स्वरों को मिलाया जाता है। 2 समान स्वरों, 2 समान स्वरों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, यहाँ पर पास लाया जाता है। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि इसको कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देख लें हम, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि संस्कृत में इसे क्या कहते हैं। संस्कृत में जैसे देखिए एक फार्मूला आता है, एक सूत्र होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सूत्र है ये, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। मतलब क्या है? जो अक प्रत्याहार है संस्कृत में आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं आएगा समझ में। जब आप लोग पढ़ते हैं महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र से क्या निकाला जाता है? अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनका, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं स्वर। कौन सा? मूल स्वर होता है, और उन्हीं स्वरों को कह रहा है, उन्हीं का सभी वर्ण, सवर्ण मतलब उनका सभी वर्ण क्या होता है? दीर्घ होता है। अक प्रत्याहार के सभी वर्ण क्या होते हैं? मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है? देखिए अ, ई, उ है, ये 3 हिंदी में भी आता है, लेकिन संस्कृत में 2 एक्स्ट्रा आता है, री एंड ली। री और ली ये संस्कृत में आता है। तो अ ई उड़ यही होता है, अ ई उड़ और ऋक है। इसमें इस दोनों का गणना होता नहीं है, पढ़े आप लोग। हाँ, केवल गणना कितना होता है? 5 वर्णों का है। तो लेकिन अकह, तो ये अक प्रत्याहार में ये आते हैं 5 वर्ण। कौन वर्ण?
5 वर्ण, ये 3 2 5 अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो वही कह रहा है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। क्या होते हैं जी? दीर्घ हो जाते हैं। ये दीर्घ संधि है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है। हिंदी में सिंपल सा जानिए आप कि जो स्वर हैं, हिंदी में आप जानिए जो स्वर हैं, हिंदी में क्या होता है कि जो स्वर हैं ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, अ ई उ, अ ई उ, अ ई और उ है। अब ये हो या आ हो, या बड़ी ई हो या बड़ा उ हो, क्या हो? बड़ा उ हो, है? मतलब ये जो है चाहे ओ आ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, इनको अगर हम मिलाएंगे, इनको क्या करेंगे? मिलाएंगे किसी भी अक्षर से। कौन? चाहे ओ आ से मिला लो, है, चाहे ई से मिला लो, चाहे उ से मिला लो, है। हर हाल में क्या होगा बताओ? आ होगा, बड़ी ई होगा और बड़ा उ होगा, है। यही कहने का मतलब है, दीर्घ ही होगा, बड़ा ही होगा। जैसे अ को अ में जोड़ोगे, जैसे अ प्लस अ लिख दो, जैसे अ प्लस अ हमने लिख दिया तो क्या बना? आ, है। या अ प्लस आ लिख दिया तो भी क्या बना? आ, है। यदि हम आ प्लस अ लिख दिया हमने तो भी क्या बना? आ, है। यदि हमने लिख दिया आ प्लस आ तो भी क्या बना? आ। तो हर हाल में ये कहा जा रहा है कि दीर्घ ही होता है। क्या होता है? दीर्घ ही होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सबके, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अ और अ को मिलाने से बनने वाले एग्जाम्पल, हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, है। जब इसमें भी देखिए, इसमें धर्म में ओ आ रहा है ना लास्ट में, धर्म ओ है ही, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है, यानी धर्मार्थ हो जाता है। क्या होता है? धर्मार्थ, धर्मार्थ। दोनों का भी अर्थ है, धर्म का मतलब जानते हैं आप लोग, अर्थ का मतलब भी क्या होता है? धर्म और अर्थ, हाँ, धर्म और अर्थ दोनों को मिलाता है धर्मार्थ। धर्मार्थ मतलब धर्म के लिए, क्या है? धर्म के हेतु किया गया क्या? कोई भी आयोजन, कोई भी आयोजन। तो धर्म के हेतु किया गया आयोजन धर्मार्थ कहलाता है। कोई भी आयोजन करिए धर्म के लिए, तो वो धर्मार्थ कहलाता है। अर्थ का मतलब यहाँ पे आयोजन से है। अर्थ का मतलब क्या है? आयोजन से। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जन धन अर्दन, जन धन अर्दन, ध्यान रखें। तो जन धन अर्दन को मिलाएंगे, इसका अ का लोप हो जाएगा और ये अ आके क्या हो जाएगा? इसमें इसके अ में जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जनार्दन। क्या हो जाएगा? जनार्दन, जनार्दन हो गया, है। यहाँ पे आपको भी एक चीज जाना है, अर्दन का मतलब होता है वैसे वैद्य, है। लेकिन यहाँ पर देखिए वैद्य क्या है? लोगों के दुखों को हरने वाला, लोगों के दुखों को वैद्य हरता कि नहीं हरता है? तो लोगों के दुखों को अर्दन करने वाला, समाप्त करने वाला कौन है? जनार्दन, यानी कि विष्णु। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। तो पर्यायवाची भी आपको याद हो गया, जनार्दन का पर्यायवाची क्या है? विष्णु, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम अ और आ को मिलाते हैं तो क्या होता है? अ और आ को, बहुत सारा उदाहरण है अ और आ वाला। जैसे हिम प्लस आलय, बड़ी फेमस है, हिम प्लस आलय बराबर क्या होता है? हिमालय। क्यों? क्योंकि आ इसका लोप हो जाएगा और ये आके मिल जाएगा किसमें? इसके अ में, हलंत नहीं रहेगा, बिना हलंत का रहेगा। आ इसमें आके मिलेगा तो ये हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। अब देखिए हिम क्या है? बर्फ, हिम क्या है? बर्फ। आलय क्या है? घर। आलय मतलब घर, घर गृह सदन का पर्यायवाची है आलय। एक पर्यायवाची और तैयार हो गया, है। तो अब देखिए इसी तरह पढ़ाई होता है तो बहुत सारा तैयारी हो जाती है, पर्यायवाची भी तैयार हो जाएगा, अभी आपको विलोम भी तैयारी हो जाएगा यहीं पे बहुत सारा। देखिए क्या है कि हिम का मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, दोनों को जोड़े तो क्या हुआ? हिमालय, यानी बर्फ का घर, हिमालय, है ना। तो और भी बहुत सारे उदाहरण है, देखिए इसी तरह होता है शिवालय, शिव धन आलय, शिव का घर, हाँ, शिव का क्या है? घर, या शिव का स्थान भी कह सकते हैं। आलय मतलब स्थान भी होता है, घर भी होता है, ठीक है। इसी तरह भोजनालय होता है, भोजन प्लस आलय,
भोजन का घर भोजनालय हो गया ना। इसी तरह पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो गया, पुस्तक का घर जहाँ पे पुस्तक रखा रहता है ढेर सारा, लाइब्रेरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा हम बोलते हैं क्या, कुश धन आसन, कुश धन आसन। तो कुश धन आसन क्या होता है, देखिए कुश की चटाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशासन। क्या बोलते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है कुशासन, कुशासन। हाँ, या हम उसको बोलते हैं कुत्सित आसन। आसन मतलब क्या है, बैठक। हाँ, तो उसको बोलते हैं कुशासन, नहीं बोलते हैं हम लोग बुरा शासन, कु वाला उपसर्ग लगा करके। तो इस तरह भी अर्थ निकल जाता है। लेकिन जब कुश के संदर्भ में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुश का आसन, कुश की चटाई, कुशासन, कुश आसन। ठीक है ना। इसी तरह धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा। धर्मात्मा किसे कहते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, धर्मात्मा बोलते हैं। ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं विद्या, विद्याधन अर्थी एग्जाम्पल के रूप में है। विद्याधन अर्थी, अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, विद्या है, अर्थी, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। यहाँ पे वो वाला अर्थी नहीं है, जो अर्थी एक और होता है मरने वाला है, वो वाला नहीं है। ये क्या है, अर्थी मतलब होता है चाहने वाला। अर्थी मतलब तो जो विद्या को चाहता है, यानी जो विद्या ग्रहण करना चाहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्यार्थी। क्या कहते हैं, हाँ। तो यही देखो, इसका आ और इसका ओ, आ और ओ मिलकर भी क्या बनेगा, आ। यहाँ जो क्या बन रहा है, विद्यार्थी। क्या बन रहा है, विद्यार्थी। बना नहीं बना, बताइए, बन रहा है ना, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी बन जाता है इस तरह से, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। हाँ, अब हम देख लेते हैं आ और आ वाला, आ और आ वाला ये है। तो ये हो जाएगा विद्याधन आलय। क्या हो जाएगा जी, विद्याधन आलय। ध्यान दें, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय, विद्यालय। इस आ का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से संधि होगा तो विद्यालय हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा। इसका एक और उदाहरण बताते क्या आपको, इसका देखिए एक और उदाहरण है, कदाधन अपि, कदाधन अपि। हाँ, कदाधन अपि पढ़े ना आप लोग। हाँ, कदाधन अपि मतलब कदा मतलब कभी, कदा मतलब हाँ कभी, ये संस्कृत में आता है ज़्यादा। अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, कभी भी, कदापि, कदापि, कदापि का मतलब क्या होता है, कभी भी। देखो आ और अ मिलके क्या बना, आ बना ना, आ और अ मिला। यहाँ भी, यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है, अ है, और दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ बना ना। तो ये भी कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, क्या ये वाला है सूत्र। ठीक, अच्छा, और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे ही आपके पास मिल जाएगा। वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वार्ता धन आलाप, आलाप होता है। हाँ, जब आ का जब लोप होता है इसमें आके मिलता है तो क्या बनता है, वार्तालाप। क्या बनता है, वार्तालाप। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब जानते होंगे, बताइए क्या होता है। वार्ता का मतलब क्या होता है, बातचीत, बातचीत। आलाप मतलब क्या है, बोलना, कहना है। आलाप करना, बोलना, कहना। तो आलाप मतलब बोलना, कहना, वार्ता मतलब बातचीत, और दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, वार्तालाप। मतलब क्या है, वार्तालाप मतलब बातचीत करना। क्या करना, बातचीत करना, कन्वर्सेशन होता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वार्तालाप। ठीक है, तो वार्ता मतलब बातचीत, आलाप मतलब बोलना, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, वार्तालाप। यहाँ पे भी संधि कौन सा है, दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि, ध्यान रखिएगा। इसी तरह और भी है, महाधन आशय। महा मतलब बड़ा, उच्च, आशय, उच्च आशय वाले को क्या बोलते हैं, हाँ, महाशय, महाधन आशय, महाशय। चलिए, जैसे हमने देखा कि अ और अ मिलके भी आ हुआ, अ और आ मिलके भी आ हुआ, आ और अ मिलके भी आ हुआ, और आ और आ मिलके भी आ हुआ, मतलब हमेशा दीर्घ हो रहा था। वही हाल यहाँ भी होगा, वही सेम कुछ। देखिए यहाँ ई प्लस ई बराबर बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई, बड़ी छोटी मिलके बड़ी ई,
और बड़ी बड़ी मीन्स कभी बड़ी, मतलब हर हाल में बड़ी होना है, हर हाल में क्या होना है, बड़ी होना है। तो इसी का एग्जाम्पल सबका एक एक देख लेते हैं। आइए देखते हैं, छोटी छोटी मिल करके क्या होता है, बड़ी। जैसे अतिधन इव, देखिए अतिधन इव, इव अतिधन इव। अब ये दोनों मिलाएंगे जब संधि करेंगे, देखिए ये छोटी है यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इस ई का ये भी छोटी ही है, लेकिन जब दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी, यानी कि हो जाएगा अतीव। देखिए यहाँ पे आपको मात्रा गलती ऐसे नहीं होगा, मात्रा का गलत जो होता है हम लोगों का लिखते समय वो भी नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद से देखिए आपको पता चल गया कि अतीव में हमेशा क्या आएगा, बड़ी आएगा, छोटी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटी ई मिल करके हुआ है तो हमेशा बड़ी ही होना है, तो बड़ी आएगा। अतीव क्या होता है, अतीव। इसका अर्थ बता दें, देखिए यू माने होता है समान, यू का मतलब क्या होता है जी, समान, समान। अति मतलब जानते ही हैं अत्यधिक, हाँ, तो अधिक समान क्या है, या अतीव का मतलब अधिक लिख देंगे, हाँ, अधिक एकदम समानता की बात जहाँ रहेगा तो अतीव लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो रविधन इंद्र, रविधन इंद्र। अब देखिए रविधन इंद्र, रवि है और इंद्र है, तो रवि भी छोटी छोटी। अब देखो ये जब मिलाएंगे, हटाएंगे, ये जब हटाएंगे छोटी, इसका छोटी ले लेंगे, इसका छोटी ले लेंगे तो होगा बड़ी, तो क्या बनेगा, रविंद्र। देखो इधर से मात्रा हो जाता है, रविंद्र पे होता है ना, रविंद्र, कविंद्र, पढ़े ना आप लोग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब इसका देख लेते हैं छोटी ई और बड़ी ई का एग्जाम्पल। इसमें हम ले लेते हैं कपिधन इस, कपिधन, देखिए कपि छोटी पहले है ना, कपि धन इस पे बड़ा ई का मात्रा होता है ना, ये इस बड़ी ई होता है। अब देखिए बड़ी ई और छोटी, बड़ी ई छोटी ई जब मिलाएंगे तो बड़ी होगा, यानी प पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपीस, क्या हो जाएगा, कपीस, कपीस। देखो कपियों के इस कौन है, कपियों के इस, कपि माने बंदर, इस मतलब भगवान, तो बंदरों के भगवान कौन है, नहीं, सुग्रीव। कौन है जी, सुग्रीव। तो कपीस किसका उदाहरण, कपीस किसका नाम है, सुग्रीव का, तो सुग्रीव का पर्यायवाची हो गया कपीस। सुग्रीव का पर्यायवाची क्या हो गया, कपीस, लिख देंगे। पर्यायवाची भी याद हो गया आपको। देखिए कपियों के इस मतलब भगवान, हैं, कपियों के देवता कौन हो गए, सुग्रीव हो गए। कौन हो गए, इसी तरह गिरिधन ईस। चलिए बताइए आप लोग, गिरि, गिरि धन ईस क्या होगा, गिरिधर ईस। ये गिरि मतलब पर्वत या पहाड़, ईस मतलब भगवान, तो पहाड़ के भगवान, पर्वतों के भगवान कौन है, गिरीश। कौन है, गिरीश, पर्वतों के राजा। गिरीश का मतलब क्या होता है, पर्वतों के राजा, पर्वतराज, हाँ, पर्वतराज, पर्वतों के राजा हो जाएगा, कपीस, गिरीश। इसी तरह देखिए बड़ी ई और छोटी ई को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, बड़ी ई के साथ छोटी ई को मिलाइए, जैसे देखिए क्या है, महीधन इंद्र। क्या है जी, हाँ, मही, मही में होता है बड़ी ई, हाँ, अधन होता है इंद्र, इंद्र में होता है छोटी ई, हाँ। जब दोनों को मिलाते हैं तो छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ही होगा, तो यहाँ भी हो जाता है क्या, महेंद्र। क्या होता है, महेंद्र, महेंद्र नहीं है, महेंद्र है, इस बात को ध्यान रखना, महेंद्र। हाँ, महेंद्र किसे कहते हैं, मही मतलब क्या होता है, मही मतलब होता है भूमि। क्या होता है, भूमि। अब भूमि का इंद्र को क्या बोलते हैं, नृप। क्या बोलते हैं, नृप, नृप मतलब राजा। तो ये महेंद्र किसका पर्यायवाची है, नृप का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, नृप का, नृप, नृप। भूप मही पर नृप पढ़े हैं ना आप लोग, पर्यायवाची। तो ये महेंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा, नृप का पर्याय हो जाएगा, हाँ। इसी तरह आप देख लेंगे बड़ी ई मिलाएंगे तो भी क्या होगा, बड़ी ई। जैसे रजनीधन ईस, रजनीधन ईस, जब दोनों को मिलाया हमने तो बना क्या, रजनीश। क्या बनाया, रजनीश, रजनीश बनेगा। देखिए रजनीश, रजनीधन ईस मिला के क्या बना, रजनीश, हाँ। बड़ी मिलकर बड़ी बन गया, हाँ। तो रजनी के ईस, रजनी मतलब क्या होता है, रात, रजनी मतलब क्या होता है, रात, हाँ। ईस मतलब भगवान, तो रात का भगवान कौन है, रात का भगवान कौन है, रात का भगवान
रात का देवता चंद्रमा। चंद्रमा को नहीं जानते हो, भूल गए? हाँ, रात भर एकदम उजाला फैलाए रहते हैं। रात में इन्हीं का चलता है, किसका? रजनीश का। तो रजनीश किसका पर्यायवाची हो गया बच्चे? चंद्रमा का। देखो पर्यायवाची याद करवा रहे कितना ज़्यादा। चंद्रमा, शशि, सब पर्यायवाची है कि नहीं है? हाँ, तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा रजनीश। हाँ, इसी तरह देखिए नदी धन ईश, एक और देख लीजिए, नदी धन ईश। नदी धन ईश, बड़ी बड़ी मिलके क्या बनेगा? बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी। तो क्या बनेगा? नदी में ईश जोड़ेंगे तो नदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नदीश। तो नदियों के ईश, नदियों के देवता, नदियों के भगवान कौन होंगे? नदीश। नदीश मतलब महासागर। कौन है? महासागर यानी समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा कौन? नदीश। समुद्र का पर्यायवाची हो गया नदीश, है ना जी? चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद से हम ऊ का जब मेल करते हैं तो क्या होता है? छोटा ऊ छोटा का मिलान करेंगे तो बड़ा ऊ, इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ, है यानी हर हाल में बड़ा ऊ ही होना है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सबसे पहले देखिए सुक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, उक्ति, सुधन उक्ति। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है कि नहीं है? ये भी छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, दोनों का लोप हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाता है जी? सुक्ति। अब यहाँ आपको शब्द शुद्धि भी करना है, ध्यान रखिएगा। शब्द शुद्धि यहाँ से सीख सकते हैं, शब्द आपका शुद्ध होगा, एकदम गलत नहीं होना है, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि छोटा ऊ मिलकर क्या होता है? बड़ा ऊ, हमेशा यहाँ पे बड़ा ऊ ही लगना है, तो सुक्ति होगा। क्या होगा? सुक्ति। देखिए सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन, उक्ति मतलब कथन, तो सुंदर कथन को क्या बोलते हैं हम लोग? सुक्ति बोलते हैं। सुंदर कथन, उक्ति मतलब होता है कथन, कथन। सु मत जहाँ सु लगा होता है सुंदर होता है ना, पढ़े आप लोग ना? तो सु मतलब सुंदर, अच्छा, हाँ, निम्न, बढ़िया होता है ना, निम्न हम लोग कहते हैं गाँव में, हाँ। तो ये सुंदर कथन हो गया सुक्ति, हाँ, सुक्ति, सुंदर कथन संस्कृत में आता है, सुक्तियाँ दिया रहता है, कहता है उसका व्याख्या करिए, इंटर में आता है। तो ये हो गया सुंदर कथन, सुक्ति। इसके अलावा एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। भानु धन उदय, भानु धन उदय। देखिए यहाँ पे देखिए भानु पे छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों को मिलाए तो क्या होगा? बड़ा ऊ। इस ऊ का लोप हो जाएगा, होगा ना? लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? लोप मतलब समाप्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ये बदल जाएगा किसमें? बड़ा ऊ में। तो दिखेगा कहाँ से? हट जाएगा, तो हो जाएगा भानुदय। हो जाएगा जी भानुदय। अब देखिए भानु का मतलब जानते हो किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। किसका? सूर्य का, हाँ। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? भानु का उदय। क्या जा रहा है? भानु का उदय, भानुदय। वैसे भानुदय का मतलब होता है मेल, हाँ। अब देखिए यहाँ पे है गुरु धन उपदेश। क्या है? गुरु धन उपदेश। इसी तरह भी है, गुरु पे छोटा ऊ, गुरु पे छोटा ऊ कहते हैं। गुरु पे सब रू पे छोटा ऊ कैसे लगाए, बड़ा ऊ कैसे लगाए, ये भी ध्यान देख लीजिए। यहाँ पे गुरु केवल लिख रहा है छोटा ऊ। देखिए गुरु जब लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, गुरु छोटा ऊ हो गया। क्या हो गया जी? छोटा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ अगर र पे लगाएंगे कैसे लगाएंगे? बड़ा ऊ लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, देखिए ऐसे, ये बड़ा ऊ होता है, हाँ। और र छोटा ऊ ऐसे लगाता है र पे, ठीक है ना? बड़ा ऊ ऐसे लगता है, ठीक है? गुरु। तो गुरु धन उपदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? गुरुपदेश, यानी गुरु का उपदेश। तो ये हो जाएगा बधु धन उत्सव। क्या हो जाएगा? बधु धन उत्सव, उत्सव, बधु धन उत्सव। जब दोनों को मिलाएंगे, बधु का ऊ और इसका ऊ अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बधुत्सव। क्या हो जाएगा? बधुत्सव, बधुत्सव, बधु धन उत्सव। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल करके क्या बना? बड़ा ऊ। तो हो गया क्या? बधुत्सव, हाँ। बधु का उत्सव, बधु का, बधु के लिए उत्सव, तो वो होता है बधुत्सव। क्या होता है? हाँ, बधु के लिए उत्सव जो होता है बधुत्सव कहलाता है। इसके अलावा देखिए बधु धन उर्मी, बड़ा ऊ है, देखिए बधु धन, बधु धन उर्मी,
बधूधन क्या है? उर्मी। क्या होता है? बधुर्मी। क्या होता है? बधुर्मी। हाँ देखिए, उर्मी का मतलब क्या होता है? देखिए, उर्मी का मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर। हाँ, तो ये क्या है? बधुर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बधुर में। बधुर हो जाएगा। इसी तरह भूर्जा है, भूधन ऊर्जा, मतलब भूमि का ऊर्जा, भूर्जा। हाँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं भूधन के नीचे लिख दें, यहाँ नीचे लिखते हैं भूधन ऊर्जा। देखिए, ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा में बड़ा ऊ रहेगा। तो ये बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? भूर्जा। भूर्जा, भूर्जा हो गया। तो भूमि का ऊर्जा, भूर्जा हो जाएगा। अब ये यहीं समाप्त हुआ। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? गुण संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।